कल सुबह अगर कोई मिसाइल कराची के समंदर से उभर कर रेडार पर नजर आए तो क्या ये एक मिलिट्री ड्रिल होगी? नहीं, ये एक ऐलान जंग होगा, क्योंकि कराची कोई छोटा शहर नहीं, ये दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। एक नया साया समंदर के नीले पानियों में उभर रहा है, एक ऐसी जंग जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। और इसका आगाज तब हुआ जब सर्क क्रीक यानी कि वो बॉर्डर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान समंदर के इलाके में है, तकरीबन 96 किलोमीटर की लंबी लाइन है। यहाँ पर इंडिया ने अपनी ट्राई मिलिट्री सर्विस यानी कि नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री की एक्सरसाइजेस की। तब पाकिस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा जाहिर किया, क्योंकि ये सिर्फ ड्रिल्स का मामला नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है जहां भारत अपनी नेवल पावर और मैरीटाइम डोमिनेंस को दिखाने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान पीसफुल डिफरेंस और रीजनल बैलेंस के जरिए अपनी हैंगओवर क्लास सबमरीन और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव के जरिए जवाब दे रहा है। आज का सवाल ये है कि क्या वो भारत जो कभी आज़ादी और अमन की मिसाल हुआ करता था, क्या वो आज अमन के लिए एग्रेशन का एक निशाना बन चुका है? ये वही भारत है जिसने बर्तानिया से आज़ादी लेकर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को एक उम्मीद दी। ये गांधी और नेहरू का वो इंडिया है जिसने तालीम, तरक्की और नॉन वायलेंस के थ्रू तरक्की की। जब 90s में इंडिया ने आईटी रेवोल्यूशन के साथ अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, तो इंडिया ने इकोनॉमिकली खूब तरक्की की और दुनिया ने कहा कि इंडिया इज राइजिंग। और यहाँ तक कि कुछ साल पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इंग्लैंड यानी कि वो बर्तानिया जिसने कभी उनके ऊपर हुकूमत की थी, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन वही भारत जहाँ पहले अमन और टॉलरेंस था, वह अब मिलिट्राइजेशन, प्रोपेगेंडा और रीजनल डोमिनेंस का जुनून नजर आता है। पीस थ्रो पावर मॉडल में बदल चुका है। जहाँ पहले डिप्लोमेसी हुआ करती थी, अब वहाँ पर सिर्फ डिटरेंस नजर आती है। मैरीटाइम ड्रिल्स, नेवल एक्सपेंशन और नेबर स्टेट्स पर पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब उसी माइंडसेट की आईनादारी करता है। सर्क क्रीक और अरेबियन सी के पास इंडिया की मिलिट्री ड्रिल्स का बढ़ना ये दिखाता है कि इंडिया अब डिफेंस मॉडल पर काम नहीं कर रहा, वो अपनी पावर को डिस्प्ले करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स फ्लैग थ्रेट का जो हवाला है वो एक लिजिटिमेट कंसर्न है, क्योंकि जैसे इंडिया में इलेक्शंस आती हैं तो इंडिया क्रॉस बॉर्डर का नैरेटिव बहुत खूब उछालता है और उसके बिहाफ पर वो वोट कलेक्ट करता है अपनी अवाम से। और ये हमें देखने को मिला है जैसे ही मोदी गवर्नमेंट इंडिया में राइज किया है तब से। ये सिर्फ सिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रिसोर्सेज और इकोनॉमी का मामला है। जब मैरीटाइम 2025 में पाकिस्तान ने ब्लू इकोनॉमी यानी कि सी पोर्ट, शिप बिल्डिंग और ट्रेड कॉरिडोर्स के साथ इन पर फोकस किया, यानी कि पाकिस्तान एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डिफरेंस को एज ए स्ट्रेटजी ले रहा है, जबकि भारत हर स्फीयर में मिलिट्राइज पोस्चरिंग को इनहेंस कर रहा है। ये डायरेक्शन दोनों मुल्कों के फ्यूचर को जाहिर करती है, जहां पर एक मुल्क ग्रोथ थ्रू पीस के मॉडल पर काम कर रहा है और दूसरा मुल्क कंट्रोल थ्रू फियर के मॉडल पर काम कर रहा है। आज का इंडिया, चाहे वो कनाडा हो या बराबर में नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान हो, हर जगह पर ताकत शो कर रहा है। लेकिन क्या अमन ताकत के साथ आ सकता है, या वो अमन जो ताकत के जरिए हासिल किया गया हो वो पायदार साबित हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ये चाहता है कि समंदर, फिजा और ज़मीन हर जगह पर अमन हो, और पाकिस्तान में पास में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो अपनी नेगोशिएशन और अपनी डिप्लोमेसी के जरिए हल किए हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अपनी पावर के साथ पाकिस्तान ने रिजॉल्व नहीं किए। हाँ, जितने भी हमले हुए उनका पाकिस्तान ने एक आंसर ज़रूर दिया था, चाहे वो रफ़ाइल वाला मामला हो, चाहे अफ़गानिस्तान वाला हो, या लास्ट ईयर में जो ईरान से कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान में गिरे थे। हर किसी का जवाब पाकिस्तान ने ज़रूर दिया, लेकिन पावर के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदार डिप्लोमेसी का इजहार भी किया।
اگر بھارت سچ میں وشو گرو بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے اندر کا ایگریشن بند کرنا ہوگا، ورنہ سمندری لہروں کی گونج صرف جنگ نہیں، تباہی کا اعلان ہوگا۔